अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। अलगर्ज दिन रात बड़ी तेज़ी से गुजरते रहे, यहाँ तक कि शादी का वक्त आ गया। उस दिन के लिए तालूत ने रासिम को ख़ास लिबास लाने की हदायत की थी। इसके अलावा दुल्हन के लिए मलबूसात और जेवरात वगैरह की जिम्मेदारी भी रासिम पर डाल दी गई थी। और रासिम की पसंद बहरहाल इंतहाई मुतमईन कुन थी। शादी हुई और ऐसी हुई कि अहले जलालाबाद अंगश्त बदंदा रह गए। हर रस्म उसी अंदाज में हुई जैसी राइज थी। तालूत ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दुल्हन रुखसत होकर महल में आ गई। सब पर सहर किसी कैफियत तारी थी। और फिर दुल्हा दुल्हन जिस वक्त खलवत में गए तो तालूत ने मेरे कोहनी मारकर कहा, क्या ख्याल है आरिफ? क्या मतलब? देखें ये लोग किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। ला हौल विला कुव्वत। इंतहाई लुग़्व जिन हो तुम भी। सीमी को बहन कहा है और उनके हुजला और उसी में घुसोगे? अरे नहीं मम, मेरा मतलब ये नहीं था। बस देखना था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में उनकी क्या राय है। तालूत ने झीमते हुए कहा। हम दोनों भी थके हुए थे, इसलिए एक कमरे में आराम करने लेट गए। तालूत अपनी मसहरी पर करवटें बदल रहा था। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। तालूत, मैंने उसे आवाज़ दी। हूँ? क्या बात है, सोते क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही यार। वजह? वजह कुछ नहीं। मेरा ख्याल है आरिफ, अब हम जल्द अज जल्द यहाँ से दौड़ लें। क्यों? इस जल्दी की वजह? बस यार, यहाँ अपना कोई नहीं बना। बन सकता है। रूही और नुसरत भी तो बाकी हैं। यार वो शरीफ लड़कियां हैं, उन्हें जाने दो। और फिर यहाँ अच्छी खासी मिसाल कायम की है। कोई गड़बड़ ना हो तो बेहतर है, तालूत ने कहा। कहते तो ठीक हो। बहरहाल हम जाना चाहें तो कौन रोक सकता है? हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इन लोगों से बाकायदा इजाज़त लेकर नहीं चलेंगे। मैंने कुछ सोचते हुए कहा। फिर क्या ख्याल है? मुझसे बेहतर तुम ही सोच सकते हो, तालूत ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और मैं दर हकीकत किसी सोच में गुम हो गया। तालूत ठीक ही कह रहा था। अगर ऐलान करके यहाँ से जाया जाए तो बड़ी लेदे होगी। अचानक और खामोशी से निकल जाना बेहतर होगा। एक बात बताओ, मैंने अचानक पूछा। क्या? चलना कब है? मेरा ख्याल है 2-3 रोज तो रुकना ही पड़ेगा। इन लोगों को ताज़ा ताज़ा खुशियाँ मिली हैं, हमारे जाने से गम ज़रूर होगा, इसलिए फौरी गम मुनासिब नहीं है। ज़रा खुश हो लेने दो। आहिस्ता आहिस्ता इनके कानों में जाने की बात भी डालेंगे और फिर खामोशी से गायब हो जाएंगे। हाँ, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन जाते वक्त उन्हें अपने बारे में कुछ बताना है। मुनासिब ही होगा, वरना शादियाँ तलाश करेंगे और अपना वक्त ज़ाया करेंगे। ठीक है, फिर मैं एक लाहे अमल मुकर्रर कर लूँगा, मैंने कहा। और तालूत एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। दूसरे दिन नाश्ते पर नवाब साहब, बेगम नवाब और महल के दूसरे लोग मदऊ थे। सीमी और एहसान के चेहरों की दमक मोहब्बत की कहानियां सुना रही थी। दोनों बहुत खुश थे। नवाब साहब हमारे नज़दीक ही बैठे हुए थे। वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। नाश्ते के बाद नवाब साहब हमारे साथ महल के दूसरे हिस्से में चल पड़े। वो भी अब इस हसीन महल की तारीफ कर रहे थे। अब हमें कब इजाज़त मिलेगी नवाब साहब? मैंने कहा और नवाब साहब चौंक कर रुक गए। कुछ और नहीं ठहरेंगे साहब मियाँ? नवाब साहब गलूगीर लहजे में बोले। आप जानते हैं नवाब साहब, तवील अरसा गुजर चुका है। खुशियां मांद पड़ जाएंगी तुम्हारे जाने से, जिंदगी में खला हो जाएगा। जाना तो है नवाब साहब। हाँ, जाना तो है, नवाब साहब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। बहरहाल चंद रोज और। बहुत दिन से रेस का प्रोग्राम नहीं बना है नवाब साहब। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तैयारियां हो रही हैं। आज से चौथे रोज रेस है। साल में खास अहमियत रखती है। मुझे याद ही नहीं रहा इन हालात में। लेकिन बहरहाल मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। रेस के अमले के लोग अपने इंतजामात में मसरूफ़ हैं। चुनाचे यूं बात टल गई। एहसान और सीमी बहुत खुश थे। हमें देखकर उनकी आंखों में ममनूनियत के आसार उभर आते थे। लेकिन हमारी नाराज़गी के ख्याल से उन्होंने इस सिलसिले में कुछ कहना छोड़ दिया था। मैंने और तालूत ने मिलकर एक प्रोग्राम बना लिया था और उस पर अमल करने के लिए तैयार थे। चुनाचे वो दिन आ गया जिसके दूसरे दिन रेस थी। उस रोज़ हमारे दिलों की भी कुछ अजीब कैफियत थी। दर हकीकत यहाँ के पुरमोहब्बत माहौल से कुछ उनसियत हो गई थी। लेकिन जाहिर है ज़िंदगी यहाँ महदूद तो नहीं की जा सकती थी। अभी तो एक अजीम दुनिया बड़ी थी जिसमें ना जाने क्या क्या था। दोपहर के खाने पर सब लोग मौजूद थे। उसी वक्त मैंने प्रोग्राम के मुताबिक ऐलान किया। हजरात, सीमी और एहसान को ये शादी मुबारक हो। नवाब साहब और बेगम नवाब को अपने बच्चों की पुरमुसर्रत ज़िंदगी की मुबारकबाद। कल रेस है, उसके बाद हम लोगों की रवानगी ज़रूरी है। हमारे भी बहुत से काम उलझे पड़े हैं, इसलिए हम अब इजाज़त तलब करेंगे। लोग खाने से फारिग हो चुके थे, वरना इस ऐलान के बाद शायद किसी से खाना ना खाया जाता।
सीमी मुझे देखती रह गई थी। रूही और नुसरत के चेहरे भी उतर गए थे। एहसान का रंग भी उड़ गया था और नवाब साहब और बेगम नवाब भी शशदा रह गए थे। अभी मेरा मतलब है, नवाब साहब बौखला गए। अभी तो नहीं, बहरहाल आप लोगों की इजाज़त ज़रूरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वही उलझने पेश आई जो मुतवक्का थी। बमुश्किल तमाम माहौल की उदासी दूर हो सकी, लेकिन एहसान और सीमी ने थोड़ी देर के बाद ही हमें आ लिया। आदिल भाई, खुदा के लिए अभी कोई ऐसा दुख ना दे, हमारा दिल तो भर जाने दें, सीमी ने कहा। अरे मैंने अपना भाई तुम्हें दे दिया है सीमी, और क्या चाहिए, तालूत ने आंखें निकाल कर कहा। और एहसान रो पड़ा। मैं आपके बगैर ना रह सकूंगा आदिल और साइम भाई, मुझे अभी आपके सहारे की ज़रूरत है। हाय हाय, सीमी से समझाओ, ये क्या लड़कियों की तरह रोने लगता है। लेकिन सीमी खुद रो रही थी और उस दिन के माहौल से हमें अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से बाकायदा रुखसत होना नामुमकिन है। लेकिन दूसरे दिन के लिए प्रोग्राम मुकम्मल था। रात को रासिम ने 2 मखसूस घोड़ों का इंतज़ाम कर लिया था। उसी रात मैंने नवाब साहब के नाम एक खत लिखा, जिसकी तहरीर यूँ थी। मोहतरम नवाब साहब, हमारी रवानगी आपके लिए हैरान कुन ज़रूर होगी, लेकिन बाकायदा रुखसत होना हमारे बस की बात नहीं थी। हम जा रही हैं। ये सुनकर शायद आपको दुख हो कि रियासत शादिया का रूए ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है। हम क्या हैं, इसे सिगा राज में ही रहना चाहिए। आप दुनिया के एक एक गोशे को छान मारेंगे, तब भी आपको हमारा सुराग न लगेगा। लेकिन इससे ये नतीजा भी अखज़ न कर लें कि हम फरिश्ते थे। हम इसी जहां के गुनाहगार हैं। आप जैसे पुरमोहब्बत लोगों के खलूस के एवज़ हमने जो कुछ किया वो आपकी मोहब्बत का बदल नहीं है। खुलूस व मोहब्बत की कीमत तो सारे जहां के ख़जाने भी नहीं है। चुनाचे ये बात भूल जाएं कि हमने आपको कुछ दिया। एहसान एक नेक फितरत इंसान है, उसका ख्याल रखें। सीमी एक प्यारी बहन है, उसकी मोहब्बत के सामने सब कुछ हीच है। रूही और नुसरत को आदाब कह दें और बता दें कि हम किसी काबिल नहीं थे। बेगम साहिबा माँ की हैसियत रखती हैं, उन्हें भी तसल्ली दे दें। आदाब, आपके खादिम साइमो आदिल। तालूत ने यह खत सुनकर गर्दन हिला दी थी। वैसे वो भी किसी कदर मगमूम था। मैंने खत बंद करके एक लिफाफे में रख दिया और फिर हम सो गए। दूसरे दिन की रेस की तैयारियां थीं। नवाब साहब अस्तबल की निगरानी कर रहे थे। हमारे नए घोड़ों को देखकर वह चौंक पड़े थे। बहरहाल मैंने उन्हें बताया कि ये घोड़े भी रेस में दौड़ेंगे और मैं और आदिल इन पर सवारी करेंगे। नवाब साहब पसंदीदगी की निगाहों से घोड़ों को देख रहे थे। दिन को 10 बजे मैंने बुआ को बुलाया और लिफाफा उन्हें देते हुए कहा, बुआ, मुमकिन है हमें वापसी पर याद न रहे। ये लिफाफा शाम को तुम नवाब साहब को दे देना। और मासूम बुआ ने गर्दन हिलाकर लिफाफा रख लिया। रेस कोर्स में जलालाबाद की पूरी खलकत सिमट आई थी। एहसान और सीमी भी थे, नवाब साहब और दूसरे लोग भी। हम दोनों पूरी तरह तैयार थे। 3 रेसें हो गईं। घोड़े अव्वल, दोयम और सोयम आते रहे। चौथी रेस पर हमारे घोड़े शामिल थे। हम दोनों जॉकी के लिबास में ट्रैक पर आ गए। रेस शुरू हो गई। हम घोड़े लेकर चल पड़े, लेकिन जब स्टार्ट पॉइंट से घोड़े छूटे तो हमारे घोड़ों का रुख बदल गया। हम मुखालिफ सिमत चल पड़े। नवाब साहब और दूसरे लोग दूरबीन से हमारे घोड़ों को देख रहे थे, लेकिन अब हम उन्हें भूल चुके थे। हमारे तूफानी घोड़े जलालाबाद से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ रहे थे और हमारे जहन साकित थे। घोड़े दौड़ते रहे, उनकी रफ्तार ना जाने क्या थी। देखते ही देखते जलालाबाद के आसार निगाहों से गायब हो गए। हमें खतरा था कि नवाब साहब हमारी तलाश करेंगे, चुनाचे हम रुकने का इरादा नहीं रखते थे। हम इतनी दूर निकल आए कि दूसरे घोड़े एक दिन में भी वो फासला तय न कर सकें। पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ भूरी चट्टानें बिखरी हुई थीं। एक ऊंची चट्टान जो साइबान की तरह फैली हुई थी, उसके नीचे हमने घोड़े रोक लिए और तालूत घोड़े से उतर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कैसी रही, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं घोड़े से नीचे उतर आया। बहुत उम्दा। हाँ यार, कब तक उन लोगों पर मुसल्लत रहते। बुआ उन्हें खत दे देंगी, चंद रोज वो परेशान रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। और हमें भी दिल से सब कुछ निकाल देना चाहिए। अभी तो दुनिया बहुत वसी है, ना जाने कितने ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जो दिल के करीब आएंगे। दुरुस्त कहते हो, मैंने गर्दन हिला दी। बैठो, भूख लग रही है। तालूत चट्टान से कमर टिकाकर बैठते हुए बोला। नहीं, भूख तो नहीं लग रही। बहुत उदास हो, तालूत मुस्कुराया। कुदरती बात है, छोड़ो, वो लोग मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हो जाएंगे। अब ये सोचो आइंदा क्या प्रोग्राम है। तुम्हारे 2 प्रोग्राम थे, मैंने उसे याद दिलाया। एक तो वो आज़ाद रियासतों की तरफ जाने का, और दूसरा वो जिसके बारे में तुमने कहा था। क्या नाम लिया था तुमने उसका? फिल्म इंडस्ट्री। हाँ यार, मुझे उसके बारे में तफसील से बताओ। तफसील तो मुझे भी नहीं मालूम, बस एक मसनूई दुनिया है जिसकी हर बात अनोखी है। गम, खुशी, मोहब्बत, सब कुछ मसनूई। उसे आर्ट का नाम दिया जाता है।
अजनबी उसकी चमक दमक से बहुत मुतासिर होते हैं। जदीद नस्ल के नौजवान दिल उसकी आरजू में धड़कते हैं। बड़े अनोखे किरदार मिलते हैं वहाँ। अरे तो फिर देर किस बात की है आरिफ? हाँ, एक बात और है, वो भी बता दो, मैंने कहा। यार, यहाँ नवाब जलालुद्दीन के महल में तो हर चीज तबर्रक होकर रह गई थी। नुसरत और रूही दिल दोनों हाथों में लिए फिर रही थी, मगर हमारे लिए वो शजरे ममनुआ थी। हाँ तालूत, इस जहां में लाखों किरदार बिखरे हुए हैं। हर किस्म के लोग बासानी मिल जाते हैं। फिर ऐसे लोगों के दिल क्यों दुखाए जाएं जो गम ना आशना हो। ठीक है, मुझे तुमसे इत्तफाक है, तालूत ने जवाब दिया। और हम दोनों किसी सोच में डूब गए। फिर अब क्या प्रोग्राम है? चलेंगे, वही चलेंगे। लेकिन कब, किस तरह? मैं यही सोच रहा हूं। मेरा मतलब है जहां चाहो चल सकते हो, लेकिन बस सूरत हाल ये है कि अभी हम बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि दूर से किसी कार के इंजन की आवाज सुनाई दी और हम चौंक पड़े। ओ, कोई आ रहा है। हाँ, कार की आवाज है, तालूत ने कहा और खड़ा हो गया। फिर उसने चट्टान पर चढ़कर देखा और फिर एकदम बोल पड़ा, ओ आरिफ, मेरा ख्याल है ठिन गई है। दो घोड़ेसवार आपस में उलझ गए हैं। मैं भी चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ देखकर मैं हैरान रह गया। अभी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ही बातें कर रहे थे और वही हमारे सामने आ गई। यकीनन ये कोई फिल्म यूनिट ही था जो शूटिंग पर आया था। एक बड़ी जीप पर कैमरा नस्ब था और सामने पहाड़ियों के दरमियान दो घुड़सवार तलवारबाजी कर रहे थे। उनमें एक स्याह रंग के चुस्त लिबास में था और दूसरा पुलिस की वर्दी में। तालूत, मैं चीख पड़ा, चलें? लेकिन ये कार पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों में बीच बचाव क्यों नहीं कराते? अरे ये शूटिंग हो रही है, मैंने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? वो तो तलवारबाजी कर रही हैं। मेरा मतलब है फिल्म की शूटिंग हो रही है, यानी वही जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ कैसे आ गई? ओह तालूत, अगर तुम फिल्म देख लेते तो ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती। दरअसल फिल्म एक कहानी होती है जिसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। स्क्रीन पर पेश करने से पहले उनकी शूटिंग होती है, तब उसे मुकम्मल करके पर्दा सीमी पर पेश किया जाता है। बात अपनी खोपड़ी से बाहर है, क्या इन लोगों पर तुम्हारे देश का कानून लागू नहीं होता? अगर इनमें से कोई मर जाए? कोई नहीं मरता, मैंने हंसते हुए कहा। अरे क्यों बकवास करते हो, देखो उसका काम हो गया, तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा और मुझे जोरदार हंसी आ गई। एक किरदार घोड़े से गिर पड़ा था और उस शॉट के साथ ही कैमरा शायद बंद हो गया था। जीप से चंद लोग नीचे उतर आए और फिर वो फीते से जमीन नापने लगे। लड़ने वाले एक तरफ खड़े हो गए थे। लाहौल विला कुव्वत, ना जाने क्या तमाशा हो रहा है। आओ इस तमाशे को करीब से देखें, मैंने कहा। लेकिन उसी वक्त तालूत ने मेरा शाना दबाया और मैं चौंक पड़ा। वो देखो, वाहिस्ता से बोला और मैंने देखा। जीप से एक लड़की नीचे उतर आई थी, वो भी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। घोड़े से गिरने वाला फिर उसी तरह गिर पड़ा और स्याह लिबास वाला घोड़े पर सवार हो गया। जीप तैयार हो गई, कैमरा स्टार्ट हो गया। लड़की दरमियान में आ गई थी, क्लैप दिया गया और घोड़े सवार ने घोड़ा दौड़ाया और फिर उसने भागते हुए उस लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया। घोड़ा दौड़ने लगा, लड़की चीख रही थी, बचाओ बचाओ। ओह, गड़बड़ हो गई, उसकी ऐसी तैसी मेरी मौजूदगी में लेकर निकल जाए। और इससे कबल कि मैं तालूत से कुछ कहता, उसने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो घोड़े की पुश्त पर था और तीसरे लम्हे घोड़ा तूफानी रफ्तार से स्याह लिबास वाले की तरफ दौड़ने लगा। जीप बदस्तूर दौड़ रही थी और कैमरा अपना काम कर रहा था। मैं भी जल्दी से चट्टान से नीचे उतर आया और अपने घोड़े पर सवार होकर तालूत के पीछे दौड़ पड़ा। मरवा दिया था उस बेवकूफ ने। तालूत घुड़सवार के बराबर पहुंच गया और फिर उसने घोड़े सवार की कमर में हाथ डाला। दूसरे हाथ से उसने लड़की को पकड़ लिया था और फिर घोड़े सवार को घोड़े से नीचे फेंक दिया गया। मेरा सर चकराने लगा। अगर उसकी एक आध हड्डी अपनी जगह से खिसक गई तो कबाड़ा ही हो जाएगा। लड़की अब तालूत के घोड़े पर थी और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जीप पर शोर होने लगा था और फिर जीप तेज रफ्तारी से तालूत की तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपना घोड़ा रोक लिया था, मैं भी करीब पहुंच रहा था। बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, यकीनन इन लोगों से उलझना पड़ेगा। लड़की तालूत की गिरफ्त से निकलकर नीचे उतर गई। वो खौफजदा अंदाज में चीख रही थी और तालूत हवनकों की तरह एक एक की शक्ल देख रहा था। जीप पर बैठे हुए तमाम लोग उतर पड़े थे। पकड़ लो, जाने ना पाए, मारो मारो, एक फटी हुई आवाज उभरी और 3-4 आदमी तालूत की तरफ दौड़े। रुक जाओ, क्या बदतमीजी है, मैं धाड़ा और वो अब मेरी तरफ देखने लगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या गड़बड़ थी? याद रखो हमारे पास पिस्तौल हैं।
नीचे उतरने वालों में से एक ने कहा और सचमुच उसने पिस्तौल निकाल लिया। मैं भी घोड़े से उतर पड़ा था और फिर मैंने तालूत को इशारा किया। उस वक्त उसकी हालत काबिल दीद थी। उसके ख्याल में उन सबको उसका एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टे उस पर बिगड़ रहे थे। सब कुछ गलत फहमी की बिना पर हुआ है दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं है। होश और हवास कायम रखो, वरना अगर राणा साहब को गुस्सा आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मैंने कहा। लेकिन ये मिस रोशीला को लेकर भाग रहे थे, एक आदमी ने एहतजाज किया। भाग नहीं रहे थे बल्कि अपनी दानिस्त में इन्होंने उनकी जान बचाई थी। दरअसल राणा साहब को अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हारा सामान अलग छीन लिया जाएगा और बंद अलग कर दिए जाओगे। इसलिए तसल्ली से बात सुनो और समझ लो कि मामला क्या था। क्या मामला था? राणा साहब कौन है? बूढ़े आदमी ने किसी कदर नरम पड़ते हुए कहा। राणा अजीजुद्दीन, ये पूरा इलाका इन्हीं की मलकियत है। अरबपति हैं, अरबपति। मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। ओह। दूसरे लोग एक दूसरे की तरफ देखकर गर्दन हिलाने लगे। मगर किस्सा क्या था साहब? राणा साहब की परवरिश एक पहाड़ी इलाके में हुई है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी, इसलिए वो फिल्म की शूटिंग से भी नावाकिफ हैं। हम लोग इधर से गुजर रहे थे कि राणा साहब ने आपकी हीरोइन की चीखों की आवाज़ें सुनी। चुनाचे वो समझे कि कोई बदमाश लड़की को अगवा करके ले जा रहा है। फिर आप सोचिए वो कैसे रुक सकते थे, मैंने कहा, और मिस रोशीला हंस पड़ी। मिस रोशीला हंसी तो दूसरे लोग कैसे खामोश रह सकते थे। चुनाचे चारों तरफ कह के गूंज उठे। अरे उस बहादुर को तो देखो, उसकी कमर की हड्डी न टूट गई हो, रोशीला ने कहा, और सब लोग उससे आपोश की तरफ मुतवज्जा हो गए जो अभी तक जमीन पर चित पड़ा था और उसका घोड़ा करीब ही घास तलाश कर रहा था। दो आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़े। सारा टाइम खोटी कर दिया। अरे देखो, बाबू खान को चोट तो नहीं आई, शॉट रह जाएगा यार, बूढ़े आदमी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। मालूम होता है तुम्हारी शामत ही आ गई है। अरे राणा साहब बिगड़ गए तो अच्छा ना होगा। पहले तो ये कि तुमने उसकी इजाज़त के बगैर इस इलाके में शूटिंग ही क्यों की? राणा साहब तुम्हारे यूनिट को सामान समेत खरीद सकते हैं। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे। 2-4 करोड़ खर्च कर लेना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे तुम काय को बॉम्ब मारता सेठ रुई वाला, बस अब बाकी शूटिंग कल होएगा। उठाओ टाम टबाड़ा, एक दरमियानी उम्र के आदमी ने दोनों हाथ उठाते हुए कहा और फिर हमारी तरफ रुख करते हुए बोला। माफ़ कर दो साहब, सेठ का मगज खराब है। आइए राणा साहब, हमारे कैंप तक चलिए, हम आपको फिल्म के बारे में बताएंगे। हम इस फिल्म का डायरेक्टर है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। काम का आदमी मालूम होता था। तालुत भी गहरी सांसें ले रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बात उसकी समझ में नहीं आई थी। आइए राणा साहब, वाकई बड़ा दिलचस्प हादसा हुआ है, आइए। मिस रोशीला ने तालूत का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरी बकवास काम कर गई थी। वो लोग तालूत से मरूब हो गए थे और ऐसे लोगों को हमेशा मोटी मुर्गी की तलाश रहती है। फिर हमारे शानदार घोड़े हमारे बयान की तस्दीक कर रहे थे। उसी वक्त वो दोनों आदमी वापस आ गए जो शेरदिल से आपोश को देखने गए थे। बाबू खान बेहोश हो गया है सेठ। अरे उसे उठाकर जीप में डाल दो, वो है भी नाजुक मिजाज, डायरेक्टर ने कहा और फिर हम लोगों की तरफ रुक करके बोला। आप लोग आइए, हम कैंप चलते हैं। मैं भी घोड़े पर ही चलूंगा राणा साहब। क्या आपका घोड़ा मेरा वजन संभाल सकता है? रोशीला ने मुस्कुराते हुए तालूत को देखा। उस वक्त उसकी हैसियत एक बेवकूफ़ मालदार किसी हो गई थी, लेकिन अब तालूत भी फॉर्म में आ गया था। वो लपक कर घोड़े पर सवार हुआ और रोशीला ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। रोशीला तालूत के सीने से पुश्त लगाकर बैठ गई और मैंने भी डायरेक्टर को अपने घोड़े पर सवार करा लिया। कैंप में आ जाओ सेठ, आज शूटिंग खत्म, डायरेक्टर ने कहा और सेठ बुरा समूह बनाकर रह गया। लेकिन जब मिस रोशीला ही काम करने पर रजामंद नहीं थी तो फिर और कौन काम कर सकता था? हमारे घोड़े कैंप की तरफ दौड़ने लगे। तालूत के मजे आ गए थे और अब यकीनी तौर पर नए और दिलचस्प हंगामे जन्म लेने वाले थे। भांत भांत के जानवर मौजूद थे, हर एक अलहदा अलहदा खसूसियत का हामिल। लेकिन रोशीला जिसकी तरफ माइल हो उसकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? और फिर फिल्म डायरेक्टर को मालूम हो चुका था कि नवाब राणा अजीजुद्दीन अरबपति हैं और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे। 10-20 फिल्मों का नाम सुनकर डायरेक्टर के मुंह में पानी भर आया था। इससे उम्दा पार्टी कौन सी मिल सकती थी? बस किसी तरह फिल्म बनाने पर राजी हो जाए, लुत्फ आ जाएगा। और इसके लिए उसने रोशीला को फांसने का फैसला कर लिया था, क्योंकि राणा अजीजुद्दीन रोशीला की तरफ मुतवज्जा नजर आ रहे थे। बहरहाल खूब चक्कर चला था। हम दोनों मिस रोशीला और फिल्म डायरेक्टर अब्दुल भाई को लेकर कैंप में आ गए।
शूटिंग करने वाले दूसरे लोग भी हमारे पीछे चल पड़े थे। खेमों की छोटी सी आबादी में पहुंचकर घोड़े रोक लिए गए और तालूत घोड़े से कूद पड़ा। मिस रोशीला ने भी अपने नाजुक बाजू फैला दिए थे। वो तालूत के सहारे से उतरना चाहती थी। तालूत ने गर्दन झुकाते हुए मेरी तरफ देखा और मैंने उसे इशारा किया। कोई हरज की बात नहीं थी। चुनाचे तालूत ने रोशीला की बगलों में हाथ डालकर उन्हें नीचे उतारा और मिस रोशीला ने अपने पूरे जिस्म का वजन तालूत पर डालकर घोड़े की पुश्त से जमीन तक का सफर तय किया। वो चंद लम्हात में अपना मुस्तकबिल ताबनाक बना लेना चाहती थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब भी घोड़े से उतर आए थे। आओ राना अजीजुद्दीन साहब, खुदा कसम आज तो आपने कमाल कर डाला। कैसा मजे का बात था। आप ओरिजिनल हीरो लगता पड़ा था। बाबू खान को आपने ऐसा पटकनी दिया कि साला चित हो गया। हा हा, क्या याद करेगा साला के कभी विलन बना था। ये सब क्या होता है, मुझे इसके बारे में बताओ, मैंने ये कभी नहीं देखा। तालूत ने कहा। अरे जरूर बताएंगा, काहे को नहीं बताएंगा। आप देखो जरा, खुदा कसम फिल्म ना देखा तो कुछ ना देखा। आइए राना साहब, आराम करें थोड़ी देर। सुबह से कई शॉट हो गए, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ जरूर आराम करो राना साहब, थोड़ी देर आराम करो। सेक्रेटरी, राना साहब ने मुझे आवाज़ दी। राना साहब, मैंने तालूत के सामने गर्दन झुका दी। मेरे साथ आओ। राना साहब ने हुक्म दिया और मिस रोशीला ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। बहरहाल मैं राना साहब के हुक्म को कैसे टाल सकता था। चुनाचे मैं भी उनके साथ ही मिस रोशीला के खूबसूरत खेमे में दाखिल हो गया। मिस रोशीला ने थोड़ी देर के लिए अपने प्रोग्राम में तब्दीली कर ली थी। अंदर एक करी सूरत बड़ी भी, जिनकी ठोड़ी मुंह चलाते हुए नाक की फंग से जा लगती थी, एक गाँव तकी से टेक लगाए दराज थी। उनके सामने ही पटारी सी रखी हुई थी। हम लोगों को देखकर वो चौंक पड़ी और फिर संभल कर बैठ गईं। ये मेरी नानी है, मिस रोशीला ने तारुफ कराया। बड़ी भी कड़क नज़रों से हम दोनों को घूर रही थी। और नानी, ये नवाब राना अजीजुद्दीन है, इस इलाके के सबसे बड़े नवाब। अरे तो शूटिंग करने गई थी कि नवाब साहब को बुलाने, ये कहाँ से मिल गए। बड़ी बी ने पोपली आवाज़ में कहा। नानी, ये बहुत बड़े नवाब हैं, अरबपति हैं, 10-20 फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं। मिस रोशीला ने कहा। अरबपति वाली बात नानी की समझ में आती ना आती, लेकिन 10-20 फिल्मों की बात समझ में आ गई थी, जिसका मतलब था 10-20 लाख रुपए। चुनाचे नानी के होंठों पर फिसफिसाहट फैल गई। मुस्कुराहट तो हसीन चीज़ होती है, इस तरह उनके होंठों के खुल जाने को फिसफिसाहट ही कहना मुनासिब है। उनका मुंह अंदर से लाल था। ए जमजम आओ नवाब साहब, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, नानी ने खड़े होते हुए कहा। और रोशीला ने इत्मीनान की सांस ली। आप ज़रा बाहर जाकर खुद चाय वगैरह का इंतज़ाम कराएं, नवाब साहब हमारे मेहमान हैं। ज़रूर ज़रूर, नानी साहिबा ने कहा और फुदकती हुई खेमे से बाहर निकल गईं। उनकी चाल बेहद मज़का खेज थी। इसकी वजह यह थी कि ऊपरी बदन बहुत लंबा था और टांगें छोटी। तशरीफ़ रखिए नवाब साहब, आप तो बहुत ही भोले हैं। भला इस दौर में कौन होगा जिसने फिल्म ना देखी हो। हमारे सेक्रेटरी बता चुके हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी पहाड़ों में गुजारी है। बैरूनी अमूर के निगरान मेरे सेक्रेटरी हैं। लेकिन हमें यह सब कुछ बहुत अजीब मालूम हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको फ़िल्म दिखाऊंगी। उस फिल्म के कुछ प्रिंट और प्रोजेक्टर यहाँ मौजूद हैं। आज रात को इंतज़ाम करेंगे। आप बहुत बड़े नवाब हैं, वरना मैं आपसे कहती कि फ़िल्म के हीरो आप बने। अच्छे अच्छों के रंग फीके पड़ जाएंगे। हीरो क्या होता है, तालूत ने पूछा। बहुत कुछ होता है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चल सकता है नवाब राना अजीजुद्दीन साहब। मैंने जल्दी से बात लपक ली। रोशीला ने फिर मेरी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि जैसे वो मुझे राना साहब की नानी समझ रही हो। और उस वक्त खेमे में नानियों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने भी सोचा कि क्यों ना तालूत को तफरी का मौका दिया जाए। चुनाचे मैंने उससे इजाज़त तलब की। अगर आप इजाज़त दें राना साहब, तो मैं बाहर के इलाके की सैर कर लूँ। चाय नहीं पियोगे सेक्रेटरी, तालूत ने घबराए हुए अंदाज में कहा। इनकी चाय बाहर चली जाएगी। वैसे भी आका और नौकर एक साथ चाय पीते भले नहीं मालूम होते। ठीक है, तुम बाहर की सैर करो, रोशीला ने कहा और मैं सादतमंदी से उठकर बाहर चला आया। नवाब जलालुद्दीन के जलालाबाद में बड़े सुथरे और पाकीज़ा माहौल में ज़िंदगी बसर की थी। खासा वक्त गुजारा था। उसके बाद ये तब्दीली काफ़ी दिलकश थी और फिर तालूत एक और अनोखे माहौल से रोशनास होने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे पूरा मौका दिया और उसे और रोशीला को खेमे में तन्हा छोड़ दिया। जाहिर है तालूत को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं था, और फिर उसे ख़तरा हो भी क्या सकता था। बाहर फिल्म डायरेक्टर मेरी ताक में था। चुनाचे उसने फ़ौरन मेरी तरफ छलांग लगाई। हो आओ जी सेक्रेटरी साहब, खुदा कसम हमारे साथ चाय पियो तो हमारे को बहुत खुशी होएगा। सेठ रुई वाला वापस आ गया। मैंने उसके साथ उसके खेमे की तरफ बढ़ते हुए कहा।
अरे आ गया साला, खाली पीली बॉम्ब मारता। अरे जब मिस रोसीला ही शूटिंग को तैयार नहीं होएगा तो फिर वो क्या कर लेगा? तुम बोलो भाई, क्या हमारे को दुपट्टा उड़ाकर अगवा कराएगा? ही। डायरेक्टर हंसते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गर्दन हिलाई और सामने देखने लगा। जहां सेठ रुई वाला कुछ लोगों पर बिगड़ रहा था, उसका मूड बहुत खराब मालूम हो रहा था। आओ यार, मैं चाय बोलता हूँ, आओ। डायरेक्टर मुझे अपने खेमे में ले गया और फिर मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे अपना माजी याद नहीं आता था, हालांकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन तालूत की हंगामा खेजियों में मैं सब कुछ भूल गया। और कोई बात याद रखना, हमाकत थी। खासी दिलचस्प जिंदगी गुजर रही थी। देखना यह था कि इस नए माहौल में कौन कौन सी दिलचस्पियां पोशीदा हैं। डायरेक्टर अंदर वापस आ गया और मेरे सामने फोल्डिंग स्टूल खोलकर बैठते हुए बोला, अब उनको अब्दुल भाई बोलता। सेक्रेटरी साहब, तुम्हारा नाम क्या है? गोलर भाई, मैंने संजीदगी से कहा। क्या बोला? डायरेक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर संजीदगी के सिवा कुछ नहीं था। वो पहले मुस्कुराया, फिर संजीदा हो गया। उसने मेरा नाम तस्लीम कर लिया था। चंद साथ खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, गोलर भाई, तुम्हारा सेठ। मैं बोला, राणा साहब बहुत ग्रेट आदमी मालूम होता है। शक्ल सूरत से तो तुम दोनों खुदा कसम हीरो लगता है, एकदम फर्स्ट क्लास वाला हीरो। तुम बहुत शानदार लोग हैं। हमारे को तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। शुक्रिया अब्दुल भाई। अरे शुक्रिया वुक्रिया का क्या बात है, हम तो तुम्हारा मुखलिस है। पन तुम्हारा सेठ क्या करता पड़ा है? क्यों, क्या हो गया? मैंने चौंक कर कहा। कुछ नहीं हुआ। मैं बोलता, साहब क्या कारोबार करता है? उसे कारोबार की जरूरत क्या है अब्दुल भाई? उसके खजाने भरे हुए हैं। किसी मामूली सी तफरी पर 10-20 लाख खर्च कर देना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हो अब्दुल भाई के मुंह से कपकपाती हुई हंसी निकल गई और फिर वो लरजते हुए लहजे में बोला, अरे तो यार, अपना सेठ, मेरा मतलब है राणा साहब को बोलो फिल्म बनाए। खुदा कसम बड़ा आमदनी होता है और शोहरत अलग। हमारे साथ चलो और राणा आर्ट पैलेस के नाम से फिल्म कंपनी खोल दो। हमारा खिदमत हाजिर है। मैंने पूरा डजन फिल्म डायरेक्ट किया, सबका सब हिट किया। खुदा कसम तुम्हारी दुआ से हमारा बहुत नाम है। मैं राणा साहब से बात करूंगा, बशर्ते कि उन्हें तुम्हारा माहौल पसंद आ जाए। रोशीला से कहो राणा साहब को माइल करे, बस काम बन जाएगा। सबका काम बनेगा यार, बस तुम देखता रहो। पन तुम्हारे को हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, मगर तुम्हारा सेठ गड़बड़ न कर दे। वो राणा साहब से खार खा रहा है। अगर उसने राणा साहब को नाराज कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अरे सिर्फ कल का बात और है, अपन सेठ का दबील नहीं है। कल सारा शूटिंग कर लेगा और फिर इधर से चलेगा। वैसे हम सेठ को समझा देगा, तुम फिक्र मत करो। अब्दुल भाई ने कहा और उसी वक्त डबल चाय आ गई। एक तो मिस शीला ने भिजवाई थी और दूसरी अब्दुल भाई ने मंगवाई थी। चुनाचे हमने डबल चाय पी और चाय के साथ अब्दुल भाई मेरा भेजा तनावुल फरमाते रहे। उन्होंने मुझे फिल्म बनाने के लिए तैयार करके ही छोड़ा था। काफी देर के बाद मैं अब्दुल भाई से जान छुड़ा सका और मिस रोशीला के खेमे की तरफ चल पड़ा। रोशीला और तालूत अंदर मौजूद थे। मैं आ सकता हूँ? मैंने दरवाजे पर रुककर इजाजत तलब की। आ जाओ सेक्रेटरी, अंदर आ जाओ, तालूत ने जल्दी से कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। तालूत के चेहरे पर झिंपे झिंपे तासुरात थे। उसकी वजह मुझे फौरन मालूम हो गई। मैंने गहरी सांस ली। गोया रोशीला तालूत को फिल्म बनाने पर राजी कर चुकी है। क्या प्रोग्राम है बॉस? मैंने तालूत को घूरते हुए कहा। मिस रोशीला बहुत अच्छी दोस्त हैं सेक्रेटरी। हम कुछ वक्त इनके साथ गुजारने का फैसला कर चुके हैं। क्या तुम्हें कोई एतराज है? खादिम को क्या एतराज हो सकता है? अलबत्ता शायद सेठ रुई वाला इसे पसंद न करे। वो कौन होता है पसंद या नापसंद करने वाला? उसकी क्या मजाल है? राणा साहब मेरे मेहमान हैं, रोशीला ने दखल दिया। तब ठीक है, हमें क्या एतराज हो सकता है? मैंने जवाब दिया। सेक्रेटरी मेरे बचपन के दोस्त भी हैं मिस रोशीला, इसलिए मैं इनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है सेक्रेटरी साहब। रोशीला का लहजा बदल गया। वैसे आपके राणा साहब बहुत उम्दा इंसान हैं। मैं इन्हें दिल से पसंद करने लगी हूँ। दिल से? मैंने हैरत से कहा। हाँ, दिल से। रोशीला ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। वो समझ गई थी कि मैं गड़बड़ आदमी हूँ और मुझे संभालना जरूरी है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बहरहाल इस मसले पर राणा साहब से गुफ्तगू करना भी जरूरी था। वैसे ये बात तो हमारे प्रोग्राम में शामिल थी कि इस माहौल को भी अंदर से देखा जाए। राणा अजीजुद्दीन रोशीला के मंजूर नज़र थे और रोशीला की नज़र सबको मंजूर थी, इसलिए सेठ रुई वाला भी नरम हो गए और फौरी तौर पर हमारे लिए एक खैमा खाली करा दिया गया। खैमे के मकीनों को दूसरों के साथ कर दिया गया। बहरहाल हम उस पूरे यूनिट की निगाह में थे
अभी तक मिस रोशीला ने तालूत को नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे उसे तन्हाई में गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन मगरिब से कुछ पहले मुझे ये मौका मिल ही गया। उस वक्त मिस रोशीला अपनी नानी से किसी मसले पर गुफ्तगू करने चली गई थी। मैं और तालूत अपने खैमे में आ गए। अंदर आते ही तालूत हंस पड़ा, यार आरिफ, बड़ी उम्दा जगह है, मज़ा आ गया। हाँ भाई, तेरी किस्मत में मज़े हैं, मज़े कर, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। मज़े तो तुम भी कर सकते हो, दूसरी लड़कियां भी मौजूद हैं। वो लड़कियां हैं? मैंने उसे घूरते हुए कहा। खैर, लड़की तो ये रोशीला भी नहीं है, लेकिन इस वीराने में गनीमत है। यार, क्यों ना हम बाकायदगी से इस माहौल का पूरी तरह जायज़ा लें। मुझे तो इनकी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प मालूम होती है। तालूत, मैंने सरजिंज के अंदाज में कहा, मेरी हदायत याद है? याद है, ईमान से याद है, तुम फिक्र मत करो, अब मैं किसी के फंदे में नहीं फंसूंगा। वक्ती तफरी में क्या हर्ज है? हाँ, वक्ती तफरी में कोई हर्ज नहीं है। वो मारा, गोया तुम्हारी तरफ से थोड़े अरसे के लिए इस माहौल में रहने की इजाज़त है। तालूत ने खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ, ये तो हमारे प्रोग्राम में शामिल था। जिंदाबाद, तालूत खुशी से उछलते हुए बोला। उसने क्या गुफ्तगू की? यार, चक्कर में लाने का फन बखूबी जानती है। ऐसे ऐसे जाल डाल ले कि अगर तुम्हारी हदायत और अपना तजुर्बा शामिल ना होता तो मैं खुद को जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी में पेश कर देता। क्या कह रही थी? बस वो 3-4 हज़ार जान से मेरे ऊपर आशिक हो गई है। इससे कबल अपनी जिंदगी में गढ़ा महसूस करती रही थी, जिसमें अचानक मिट्टी भर गई है, और अब वो मेरे बगैर जिंदगी गुजारने को मर जाने पर तरजीह देगी। उसने मुझे दावत दी कि मैं उसे कत्ल कर दूं या फिर अपनी सूरत उसकी निगाहों से ओझल न करूं। खूब खूब, ये बातें तो उसे जुबानी याद होती हैं, क्योंकि हर फिल्म में दोहराई जाती हैं। और कुछ बताओ। और कुछ से क्या मुराद है? कोई अमली सबूत भी पेश किया? अमली? मेरा मतलब है अमली। तालूत घबरा कर बोला। खैर, परेशान मत हो, मैं खुद बता दूंगा। उसे कहो किस प्रूफ लिपस्टिक इस्तेमाल किया करे, वरना मुकाबिल के रुखसारों और होंठों के निशान उसका राज़े तश्त अज़बाम कर देते हैं। अरे तौबा तौबा, तालूत ने मुंह पीटते हुए कहा। नहीं तालूत, ये मुकाम में तौबा नहीं है, इन लोगों की जिंदगी यही है, मैंने कहा। उसी वक्त बाहर से अब्दुल भाई की आवाज़ सुनाई दी। ए गोलर भाई, क्या तुम अंदर होता पड़ा है? अरे मैं अंदर आ सकता हूँ गोलर भाई? तालूत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, अब्दुल भाई को गोल्लर भाई से मिलकर बहुत खुशी हुआ था, इसलिए मैं गोल्लर भाई बन गया हूँ। ख्याल रखना, मैंने हंसते हुए कहा, और तालूत भी हंस पड़ा। देखें उस पर क्या विपता पड़ी है, मैंने कहा और बाहर निकल आया। हे गोल्लर भाई, हम साला तुम्हारे को सारे में तलाश करता पड़ा। अब्दुल भाई ने हंसते हुए कहा। क्या बात है अब्दुल भाई? वो मिस रोसीला तुम्हारे को बुलाता, फिल्म के प्रिंट दिखाने को हैं। उसने रूई वाला को तैयार कर लिया है। कहाँ है? रुई वाला के खेमे के पास स्क्रीन लगाया है और प्रोजेक्टर भी उधर सेट हो गया है। ठीक है अब्दुल भाई, तुम चलो, मैं राना साहब को लेकर आता हूँ, मैंने कहा, और अब्दुल भाई चला गया। क्या कह रहा था? तालूत ने पूछा। आओ फिल्म देखें, मैंने कहा, और तालूत दिलचस्पी से उठ खड़ा हुआ। खिलाफे तवक्को उस वक्त रुई वाला ने भी हमारा बेहतरीन इस्तकबाल किया था। रोशीला ने नशीली आंखें बनाकर तालूत को देखा और फिर उसके बाजू में बाजू डालकर कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। मैं भी तालूत के बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बराबर अब्दुल भाई, रुई वाला और दूसरे लोग बैठ गए। बाकी लोग पिछली सफ में थे। प्रोजेक्टर ऑन हो गया, फिल्म चलने लगी। ये रीलें मुकम्मल थीं। पहले मंजर में हीरो जावेद को नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाया गया था। फिर उसकी मुलाकात शेर साहब की लड़की से हुई। ये रोशीला थी, जिसने जावेद को प्यार भरी नज़रों से देखा और उसकी मदद करने का वादा किया। फिर दूसरी रील लगाई गई, उसमें हीरो और हीरोइन का रोमांच था। एक खूबसूरत बाग का मंजर था जहां दोनों छलांगे लगाते फिर रहे थे। हीरो हलक फाड़ फाड़ कर एक गाना गा रहा था। इंतहाई दर्जे की उछल कूद के बावजूद उसका सांस नहीं फूला था और आवाज़ में लर्जिश नहीं थी। रोशीला रक्स के दौरान अपने पूरे जिस्म का नाप बता रही थी। वो कभी घास पर कलाबाजियां खाती, कभी पानी में उछल कूद मचाती, यहाँ तक कि दोनों एक चट्टान की आड़ में पहुंच गए। तब जावेद साहब की आवाज़ उभरी, नीलम, नीलम, तुमने मुझे जिंदगी बख्श दी है नीलम। कभी कभी मुझे महसूस होता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे बताओ नीलम, मुझे इस ख्वाब से बेदार तो ना होना पड़ेगा। उसने रोशीला को झंझोड़ते हुए कहा। ये ख्वाब तो हमारी जिंदगी है जावेद, दुआ करो कि हमें इन्हीं ख्वाबों में मौत आ जाए, हमारी आंख कभी ना खुले। तुम मेरी रूह हो जावेद, रूह बिना जिंदगी नामुमकिन है। मुझे छोड़ तो ना दोगे जावेद? आरिफ, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। मैं चौंक पड़ा। ये ससरी भी फराड है, 100% फराड।
क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल इसी अंदाज में मुझसे बकवास कर रही थी, जरा भी फर्क नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिक्र मत करो। जिस तरह जावेद ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया था, उसी तरह तुम भी मत करो। क्या मतलब? अरे भाई, ये फिल्म है और जावेद जानता था कि ये बकवास कर रही है, इसलिए वो साफ बच गया, वरना आज ये उसकी बीवी होती। तजुर्बेकार आदमी होगा, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और मुझे हंसी आ गई। रोमानी मंजर अब भी चल रहा था और रोशीला का सर जावेद के सीने पर टिका हुआ था। अचानक रोशीला ने तालूत की तरफ झुकते हुए कहा, मेरी अदाकारी कैसी है डार्लिंग? बहुत उम्दा, बेमिसाल, तालूत ने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन रोशीला उसके लहजे के तंज को न समझी और उसने प्यार से तालूत की कलाई पर हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। फिल्म की चंद बेरबत रीलें थी जो ख़त्म हो गईं। ज़्यादातर रोमानी मनाजिर थे। रीलें ख़त्म होने के बाद चाय का दौर चला, जो रूईवाला की तरफ से था, और मैं रूईवाला की खातिर मदारत का मतलब भी थोड़ी देर के बाद समझ गया। बात रूईवाला के सेक्रेटरी ने शुरू की थी। क्या आपको हमारी फिल्म के मनाजिर पसंद आए राना साहब? हाँ, बहुत उम्दा थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार फिल्म देखी है। मुझे हैरत हुई, एक ही शख्सियत मेरे पास भी मौजूद थी और मेरे सामने भी। इस दौर में यह हैरत अंगेज़ बात है कि किसी ने फिल्म न देखी हो। बहरहाल आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया, लेकिन राना साहब, हमारी एक दरख्वास्त है। क्या? तालूत ने पूछा। सेठ रूईवाला ने 10 के करीब फिल्में बनाई हैं। हमारी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई हैं, यानी बहुत पसंद की गई हैं। इस फिल्म का नाम चंडाल चौकड़ी है। काफ़ी पब्लिसिटी हो चुकी है, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं बिजनेसमैन के पास रुपया रोलिंग में रहता है। अगर हम फिल्म अभी से बेच दें तो हमें मुंह मांगी कीमत ना मिल सकेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे मुकम्मल करने के बाद ही मार्केट में लाएं। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तालूत ने कहा, और मैंने बमुश्किल हंसी रोकी। दरअसल, सेक्रेटरी ने कहा, रूईवाला माली तौर पर कमज़ोर हैं। वो चाहते हैं कि राना साहब आप उनके पार्टनर बन जाएं। बन जाएंगे? तालूत ने मौज में आकर कहा। वल्लाह, लुत्फ आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए। आप देखेंगे कि खिड़की तोड़ फिल्म होगी। सेक्रेटरी ने खुश होते हुए कहा। ठीक है भाई, मुझे क्या करना होगा? फौरी तौर पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करना होंगे और उसके बाद आप ज़रा लुत्फ देखें। अरे माँ कसम, मज़ा आ जाएगा। हो, रूईवाला ने भी खुशामदाना अंदाज में कहा। ठीक है रूईवाला, मैं अपने सेक्रेटरी से मशवरा करके सुबह को जवाब दूंगा। जरूर जी जरूर, रूईवाला ने कहा, और फिर ये महफिल बर्खास्त हो गई। रोशीला ने तालूत का हाथ पकड़ लिया था। क्या आप भी आराम करेंगे राना साहब? क्यों, आप हुक्म दें रोशीला। मैं तो सिर्फ इल्तिजा कर सकती हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद चांद निकल आएगा और चांदनी में कुर्बजवार की पहाड़ियाँ बेहद हसीन होती हैं। क्या आप मेरे साथ उस हुस्न का नज़ारा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, तालूत ने तरंग में आकर कहा, और मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी। मेरा मतलब है, मुझे थोड़ी देर की इजाज़त तो ज़रूर दें मिस रोशीला। उतनी देर में चांद भी निकल आएगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगी राना साहब। मैं ज़रूर आऊँगा डार्लिंग, राना साहब ने जावेद की नकल करते हुए कहा, और फिर वो मेरे साथ खेमे में आ गए। बिला वजह तकलीफ़ की राना साहब। अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, ना भी निकले तो क्या हर्ज है। तारीकी में भी ये पहाड़ियाँ बड़ी रोमान अंगेज़ होती हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। यार घपला मत करो आरिफ भाई, उस मौलवियाना माहौल से निकल आए हैं, थोड़ी सी तफरी की इजाज़त दे दो। ठीक है, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। खुशी से इजाज़त दे दो प्यारे भाई, तालूत ने खुशामद की। ठीक है, यहाँ और भी लड़कियाँ हैं, तुम भी ट्राई करो ना। अभी तक कोई सामने ही नहीं आई। एक मशवरा दूँ? ज़रूर दो। शादाना का दोशाला ओढ़कर उन खैमों की सैर करो, कहीं ना कहीं दाल गल जाएगी। मेरा ख्याल है ऐसा करो, देखा जाएगा, मैंने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। दर हकीकत ये उम्दा तजवीज़ मुझे पसंद आई थी। तो मैं जाऊं? तालूत ने पूछा। खुदा हाफिज। शुक्रिया, तालूत झुकते हुए बोला और फिर बाहर निकल गया। वैसे मुझे यकीन था कि अब वो आसानी से किसी जाल में नहीं फंसेगा। उसे इस दुनिया का भी काफ़ी तजुर्बा हो चुका था, और ये तालूत उस तालूत से मुख्तलिफ है जो पहले हर चीज़ पर लट्टू हो जाता था। वैसे मैंने तालूत के मशवरे पर अमल करने का फैसला भी कर लिया था। शाहदाना का दोशाला ओढ़कर मैं भी तालूत की तरह पोशीदा अंदाज में घूम फिर सकता था।